अब 26/11 के आतंकी का होगा पूरा हिसाब। कसाब को बिरयानी वर्सेस दाऊद कब आएगा? कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब, उसको भी बिरयानी खिला। मुंबई को उद्ध्वस्त करने वाला दाऊद वहां पे बैठा है पाकिस्तान में, तो इससे बड़ी सफलता मिलती उसको लेकर आते तो। राणा को लाने के क्रेडिट की मची हो। उनमें ना पॉलिटिकल विल था, ना विदेश रणनीति थी, ना उनके पास मोदी जी जैसा कैरिस्मेटिक लीडर था। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसी के साथ पीओके का क्या और चाइना जो ऑक्यूपाई कर रही है हमारी टेरिटरी, उसका क्या? सब सरकारों का प्रयास है। भाजपा की आदत है कि वो ये कहती है कि हमारे अलावा जो है 14 के बाद ही सब काम, उसके पहले कोई काम ही नहीं हुआ। राणा को अमेरिका से खींच लाई सरकार। हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है। तहव्वुर राणा का नया पता तिहाड़ जेल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आज चर्चा होगी तहव्वुर राणा की, जिसे 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमलों को करके मुंबई को दहला दिया था, जिसने होटल ताज में खूनी खेल की ऐसी साजिश रची कि 150 से ज्यादा लोगों की निर्मम हत्या हो गई। इस हमले में 26/11 को ऐसी तारीख में तब्दील कर दिया जिसे मुंबई वाले कभी याद नहीं करना चाहते। तहव्वुर राणा ने पाकिस्तानी आतंकी कसाब के साथ मिलकर ऐसा खूनी खेल खेला कि न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरा देश दहल गया। बेगुनाहों के खून से समंदर लाल हो गया। अब उसी तहव्वुर राणा को मोदी सरकार अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका से भारत खींच कर लाई है। अब आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों का पूरा हिसाब होने वाला है। एनआईए की टीम के सामने तहव्वुर राणा पहले गिड़गिड़ाएगा और फिर अपने काले कारनामों का कबूलनामा करेगा। पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का नया पता अब दिल्ली की तिहाड़ जेल होगा। माना जा रहा है कि तहव्वुर राणा का कबूलनामा एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक चेहरे को बेनकाब करेगा। तहव्वुर राणा को भारत लाने को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची है, जिस पर आज हम बड़ी बहस करने वाले हैं। तहव्वुर के भारत आने के बाद बीजेपी कह रही है कि ये मोदी सरकार की वजह से हो रहा है। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में 26/11 हमले के दोषी अजमल कसाब को बिरयानी खिलाई जाती थी। इस आरोप पर कांग्रेस बिफर गई। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी सरकार इसे चुनाव में भुनाने की जगह पाकिस्तान में बैठे मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को भारत लाए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आज दो सांसद हमारे साथ हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी राज्यसभा सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी की। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन अभय दुबे जी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, क्रेडिट किसको देगी जनता, पहले ये रिपोर्ट तो देखिए। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब, उसको भी बिरयानी खिला दी। 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 मुंबई आतंकी हमले से दहल उठी थी। समंदर के रास्ते आए पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब और उसके साथियों ने ताज होटल और दूसरे कई जगहों पर कत्लेआम मचाया था। मायानगरी में इस नरसंहार के स्क्रिप्ट को डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा नाम के आतंकियों ने लिखी थी। अमेरिका के लॉस एंजलिस के डिटेंशन सेंटर में बंद मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार कई साल से कोशिश में रही, लेकिन आखिरकार मोदी सरकार की कूटनीति काम आई और सरकार तहव्वुर राणा को भारत खींच लाई। लेकिन अब राणा पर श्रेय वाली सियासत तेज हो गई। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब, उसको भी बिरयानी खिला दी। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था
कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। राणा जैसे उग्रवादियों को पकड़कर हिंदुस्तान में सजा दी जाए, ये सही है, पर याद रहे अजमल कसाब जो असली दोषी था 26/11 का, जिसने एग्जीक्यूट किया डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने उसे फांसी टांगा था। प्रधानमंत्री मोदी जी को डेविड हेडले को फौरन वापस लाकर यहां फांसी की सजा देनी चाहिए। यह ऐसा मुद्दा है कि विपक्ष न तो सरकार की आलोचना कर पा रहा है और सरकार की पीठ थपथपाने का तो सवाल ही नहीं। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और मैं तो यही मांग करता हूं कि जो भी हमारे देश पे हमला करे उसे पूरे एक अच्छे पब्लिक स्क्वायर में ही फांसी दे दो। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इसी के साथ पीओके का क्या और चाइना जो ऑक्यूपाई कर रही है हमारी टेरिटरी, उसका क्या। कांग्रेस कह रही है कि राणा को फांसी देकर उसका अध्याय समाप्त किया जाए, न कि चुनावों में उनके नाम पर वोट बटोरे जाए। तो राणा को जल्दी से लाए और तुरंत फांसी दे और झटने से मुक्ति पाए, पर उसके पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आने वाले चुनाव में वो राणा का नाम लेकर वोट की बटोरना नहीं चाहिए, ये भी उसके में हमारी मंशा है। वो गया, वो राजनीति आ गई फिर से। तो अगर बोल रहे राणा को लाना है तो फिर सफलता बड़ी है, तो इससे बड़ा मुंबई को उद्ध्वस्त करने वाला दाऊद वहां पे बैठा है पाकिस्तान में, तो इससे बड़ी सफलता मिलती उसको लेकर आते तो। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने राणा के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है और अच्छी खबर है कि एक घिनौना आतंकवादी जो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ था, उसे आज हमारे सुपुर्द किया गया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये एक दिन में नहीं हो गया, लेकिन बीजेपी ऐसे दिखा रही है जैसे 2014 से पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं। मुझे याद है गृह मंत्री चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने जो है हजारों दस्तावेज भिजवाए। तो ये सब सरकारों का प्रयास है। भाजपा की आदत है कि वो ये कहती है कि हमारे अलावा जो है 14 के बाद ही सब काम हुआ, उसके पहले कोई काम ही नहीं हुआ। तो अटल जी को भी किसी चीज का श्रेय नहीं देते, अपने तो छोड़ देते। ये तो सियासत है, लेकिन 26/11 हमले के पीड़ितों और शहीद हुए जाबाजों के परिजन कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। जो 26/11 का मुंबई नगरी के ऊपर जो भयाड़ हल्ला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस हमले में अपने को मालूम है कि कई निरपराध लोग मारे गए थे, कई अपने जवान, कई पुलिस बांधव उस हमले में मारे गए थे। तो उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत लोगों का जान चले गया ये हमले में, बहुत मतलब अच्छे ऑफिसर मर गए ये सब, तो उनको बहुत जल्दी उनको फांसी देना चाहिए। मुंबई हमले में कई लोगों की जान बचाने वाले मोहम्मद तौफीक ने भी कहा है कि राणा को जेल में आतंकी कसाब की तरह बिरयानी और सुविधाएं देने की कोई जरूरत नहीं। अजमल कसाब का जैसा अंडा सेल, बिरयानी, इतना सेवा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए अलग से आतंकवादी लोगों के लिए। एक सिस्टम बनना चाहिए कि 2 से 3 महीना में फांसी दे दिया जाए या 20 रास्ते पे गोली मार दिया जाए। तहव्वुर राणा तो भारत आ गया, लेकिन अभी देश को दहलाने वाले कई ऐसे मास्टरमाइंड आतंकी हैं जो अभी भी पाकिस्तान में चैन की जिंदगी जी रहे हैं। सवाल है कि क्या मुंबई को 1993 में सीरियल बम धमाकों से दहलाने वाला दाऊद इब्राहिम भी अब भारत लाया जा सकेगा? आज तक ब्यूरो। तो आज जनता भी सवाल पूछेगी, लेकिन सबसे पहला सवाल सांसद जी आपसे है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्रेडिट लेने में ज्यादा ध्यान रख रही है, इस पर आपका क्या जवाब है? वो कह रहे हैं कि दाऊद को लेकर आओ। देखिए, हम सिर्फ क्रेडिट की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में डिसक्रेडिट कितना किया जाता था। 26/11 का हमला कांग्रेस गवर्नमेंट कहती थी हाफिज सईद ने कराया। अब तो अमेरिका ने भी अगर तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण किया है तो साफ हो गया। अरे इनके नेता तो जाकर उस पुस्तक का विमोचन करते थे, इसमें लिखा रहता था 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। इससे बड़ा मजाक हो सकता था उन लोगों का जिन्होंने अपनी जान गंवा दी 26/11 के हमले में। और उस समय के एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो एयर स्ट्राइक करने के लिए इंडियन एयरफोर्स तैयार थी। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने कहा शांत हो जाओ, नहीं करने की जरूरत है। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में 2010 में भारत यात्रा में मनमोहन सिंह जी से वार्ता के आधार पर लिखा है कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने को तैयार थी, परंतु कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसे डर था कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को लाभ न मिल जाए।
ये अंतर था उनकी सोच और हमारी सोच में कि वो नाग पंचमी करते थे, नागों को दूध पिलाते थे। हमने क्या किया है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किया है, जिसमें आके सारे के सारे नाग आहूत हो जाते हैं आकर। ये अंतर आया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस घटना के साथ एक और बात समझिए, हमारी सरकार आने से पहले, आज की यंगर जनरेशन को अगर 2014 से पहले अगर नहीं याद हो या थोड़ा बहुत याद हो तो मैं बताना चाहता हूं कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे। दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़ में, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, पटना, गया, गुवाहाटी, नागपुर, जयपुर, सूरत, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, बताइए कहां धमाके नहीं होते थे। चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो जाएगा। आज वो सारी की सारी चीजों में बदलाव आया है। ये मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। मोदी है तो मुमकिन है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब एक टेक्निकल पॉइंट, तहव्वुर राणा को लाना इतना आसान काम नहीं था। इसके लिए 3 चीजों की जरूरत थी। एक तो कंक्रीट एविडेंसेस जो लीगली इररिफ्यूटेबल हो यूएस कोर्ट में, यानी ऐसे मजबूत साक्ष्य जो वहां की कोर्ट में भी काटे ना जा सके। दूसरा, कूटनीतिक दक्षता, यानी कूटनीतिक कुशलता से वहां की सरकार को कन्विंस करना। और तीसरी, दृढ़ इच्छा शक्ति। इसके द्वारा मोदी जी यहां लाने में सफल हुए हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा, कोई जाके चेक कर ले, इन्होंने तो क्या किया था 26/11 हमले के मात्र 9 महीने बाद, जुलाई 2009 में शर्मल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया पाकिस्तान के साथ और कहा कि आतंकवाद की घटनाओं से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और बलूचिस्तान को उस डिक्लेरेशन का हिस्सा मान लिया गया, यानी हमने मान लिया एक तरीके से जैसे हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला एग्रीमेंट नहीं हो सकता था। मगर हमारी सरकार आई, हमने कहा कि अब शांति वार्ता होगी ही नहीं अगर आतंकवाद होगा। तो हमने बहुत साफ साफ कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी के आने के बाद जो नीतियों में बदलाव आया है, तो हमने कहा कि हमारे शहीद करने वालों, सुनो, एक भी शहीद हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। वो हमने करके दिखाया। चलिए अभय दुबे जी, अब आप मोर्चा संभालिए जल्दी से। अब देखिए, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने इस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया, एक डिप्लोमेटिक नोट तक नहीं भेजा गया कि तहव्वुर राणा को वापस इंडिया लाया जाए। और मैं तो एक न्यूट्रल व्यक्ति की तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। ये किताब है, ये बराक ओबामा की किताब है, और इस किताब अ प्रॉमिस लैंड में ये पैराग्राफ भी येलो में है। और वो पैराग्राफ ये कहता है कि मनमोहन सिंह को इस बात का डर था, पूर्व प्रधानमंत्री को, कि एक मुस्लिमों के खिलाफ एक भावना लोगों में जाग रही है और इसका फायदा मुख्य ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टी बीजेपी को होगा, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या ये सच है? भारतीय जनता पार्टी, दुर्भाग्य है देश का कि देश पर हुए आतंकवादी हमले से भी वोट की राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि भारत की संसद पर हमला करने वाले जो हाफिज सईद है, वही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत, जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। जो अजहर मसूद को छोड़कर आया, आज वो आतंकवाद का भूत हमको दिखा रहे हैं। क्या इस देश में पठानकोट पर हमला नहीं हुआ? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में उड़ी में हमला नहीं हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में पुलवामा में हमला नहीं हुआ? क्या गुरदासपुर में हमला नहीं हुआ? आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान की वो आईएसआई जो हमले के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी को जांच के लिए बुला लिया हमारे देश के गृह मंत्री ने। और मैं बता दूं, ये तहव्वुर राणा का जो मुकदमा है, इस मुकदमे के लिए गंभीर प्रयास कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए। 2009 से हमने इनिशिएशन चालू किया। ये तो एक कोपनहेगन के मामले में इस तहव्वुर राणा को अमेरिका की अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई और बीच में उसके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए छोड़ा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्यों इतने वर्ष लग गए आपको फिर लाने में? अगर आप क्लेम करते हो, मैं फिर भी बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बात सच है कि एक जटिल प्रक्रिया है एक्स्ट्रेडिशन की, और वो कोई से भी सरकार हो, ये सतत प्रक्रिया। इन्होंने कहा कि हमने नहीं किया। अरे हमने जब 6 एयर स्ट्राइक की हमने पाकिस्तान में घुसकर, हमने कभी उसको सार्वजनिक रूप से प्रचारित नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के उस समय के थल सेना अध्यक्षों ने ये बात कही बाद में टीवी के इंटरव्यू में, लेकिन एक नीति थी देश की। मैं आपको सिलसिलेवार गिनाना चाहता हूं। भट्टल सेक्टर पुंछ में जून 19, 2008 को, शारदा सेक्टर अक्रॉस नीलम वैली अगस्त 30 सितंबर 1, 2011 को, स्वानपात्रा चेकपोस्ट जनवरी 6, 2013, नाजीपुर सेक्टर 27-28 जुलाई 2013, नीलम वैली अगस्त 6, 2013, एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई।
लेकिन हमने कभी उसका अब जिम्मेदारी ये अपनी समझी देश के प्रति। और मैं ये गवाह है आजाद भारत का इतिहास कि कश्मीर में और कश्मीर के आसपास जितनी भी आतंकवादी घटना हुई भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में हुई। सीपुरा का वो हमला भूल गए जब पूरे के पूरे सिख समुदाय को गुरुद्वारे के बाहर लाकर काट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नदी मार्ग का केस भूल गए जब पूरे गांव को झाड़ के नीचे बिठाकर आतंकवादियों ने उनका कत्ल कर दिया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अमरनाथ यात्रा पर अटल जी की सरकार थी और मोदी जी की सरकार थी जब हमला हुआ। अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ। लेकिन आज पहली बार है कि मैं इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये आतंकवादी घटनाओं से भी वोट की राजनीति को जोड़कर देखना चाहते हैं। क्यों 11-12 साल लग गए उसको लेकर आने में? ये देश अब सवाल पूछता है जब आप हमसे सवाल पूछते हैं। अन्यथा हमारी नीति ये थी कि सामंजस्य के साथ इस देश में आतंकवाद की जो घटना है उसमें देश दृढ़ता से लड़े, हमारी सेना दृढ़ता से लड़े। लेकिन वोट की भूख सताती है। एक बार बोलिए ना, जाकर आए हमारे जो पीयूष गोयल साहब कह रहे थे कि यही वो बंबई है जहां हमला हुआ, तो साहब आप भी होकर आइए ना पुलवामा में और बताइए खड़े रहकर कि आज तक उसकी जांच नहीं कराई। 300 किलो आरडीएक्स केस वहां पर मौजूद था। इस बात की जांच नहीं करना चाहते, सिर्फ आरोप करना चाहते हैं और वोट की राजनीति करना। ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी जी आप मोर्चा संभालिए। अभी बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि यूपीए की सरकार में कसाब को 4 साल तक आप लोग बिरयानी खिलाते रहे और तहव्वुर राणा को हम लेकर आए हैं, हम इंसाफ दिलाएंगे 26/11। सबसे पहले तो मैं कह दूं 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, मैं मुंबईकर हूं, मैं गर्व से कहती हूं मैं मुंबई शहर से आती हूं। उसने हर मुंबईकर वासी के मन में एक दहशत डाल दी थी और उसके बाद से मेरा राजनीति में प्रवेश हुआ है क्योंकि मैं चाहती थी कि देश की दशा और दिशा बदलनी चाहिए और देश में ये जो आतंकवाद का इन्होंने माहौल बनाया था इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं इसका स्वागत करती हूँ कि आज तहव्वुर राणा इस देश में आ रहा है और मैं इनसे यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और उसको जो फांसी की सजा मिले मुंबई के ही चौराहे पे मिले जहां पे तुकाराम ओम्बले जी की समाधि है। वो तुकाराम ओम्बले जी को मैं नमन करना चाहती हूं जिन्होंने बकायदा कसाब को जिंदा पकड़ा गया। मैं उन हेमंत करकरे को नमन करना चाहती हूँ। आज को पकड़ा रहा, वो तेज गोलियां उन्होंने अपने सीने में खाई, सीने में ली हैं। तुकाराम ओम्बले जी का मैं नमन करना चाहती हूँ। जब तक ओवर पार नहीं किया कसाब को, छोड़ा नहीं उन्होंने उसके बंदूक को। मैं हेमंत करकरे जी का नमन करना चाहती हूँ, आज उनको याद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई हमारी मुंबई को बचाने के लिए। और मुझे गर्व है इस बात का कि हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये राजनीति की बात नहीं है और मैं आज ये दिल से बोल रही हूँ, मेरी राजनीति से ऊपर है। हमारा पक्ष जो है, शिवसेना पक्ष जो रहा है, उन्होंने शुरू से ही माना है कि आतंकवादियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई उनको लीगल राइट्स भी नहीं मिलने चाहिए, सीधा उनको चौराहे पे ही टांगना चाहिए। क्योंकि देश में जो ये देश के खिलाफ काम करने की कोशिश करे उनकी रूह कांपनी चाहिए कि हमारे देश के खिलाफ अगर काम हुआ तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और आज वो तहव्वुर राणा को वो एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। पर मैं ये भी अपील करूंगी कि तहव्वुर राणा के साथ साथ वो डेविड हेडली को भी वापस लिया जाए। वो वहां पर बैठे हुए पाकिस्तान में जो पूरे के पूरे मास्टरमाइंड हैं, उनको भी देश में क्या सीधा ऊपर उनका हिसाब किताब कराना चाहिए। ये मेरी उनसे मांग है। पर एक चीज़ यहाँ पर कहूँगी, पीयूष गोयल जी ने कहा हमने बिरयानी खिलाई, इन लोगों ने बिरयानी खिलाई और 4 साल लग गए। तो ये एक हेडलाइन न्यूज़ है। ये हेडलाइन न्यूज़ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम जी की, जिन्होंने ये हेडलाइन न्यूज़ बोली थी। उन्होंने कहा कसब नेवर आस्क्ड फॉर बिरयानी, वी फैब्रिकेटेड इट, उन्होंने कहा है। और वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए 2024 में, वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ये बात बार बार जो पीयूष गोयल कह रहे हैं वो सरासर गलत है और उसका खंडन करना मैं मानती हूँ जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगी, अभी बैरक ओबामा क्या बोल रहे हैं, अब हम यूएस प्रेसिडेंट बताएंगे कि देश कैसे चलना चाहिए, उस पर मैं इत्तेफाक नहीं रखूँगी। पर 2009 में, अक्टूबर 2009 में ये तहव्वुर राणा को शिकागो में पकड़ा गया था। 2009 में डेविड हेडली को भी पकड़ा गया था। और पता है डेविड हेडली ने क्या कहा था? डेविड हेडली ने कहा लश्कर-ए-तैयबा के सबसे बड़े हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका है? वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का है, हमारे पक्ष का। और हमें इस बात का गर्व है कि आज उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी कि वो इतने आंख में चुभे पाकिस्तानी लोगों के कि वो उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लड़ते रहे और हम वो लड़ाई लड़ते रहेंगे कि कोई भी हमारे देश के खिलाफ आंख उठाएगा हम उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इस पक्ष में हूं कि जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई हो। मैं इस पक्ष पे हूं कि इनको फांसी की सजा दी जाए। मैं इस पक्ष में हूं कि बाकी सारे जो भी लोग हैं
जो इसमें शामिल थे वो देश में लाए जाएं और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जैसे मुंबई वासियों को जिस तरीके की दहशत मचाई थी, उनको वो क्लोजर मिल सके, वो जिनकी शहादत हुई है उनको सम्मान मिल सके, और जो न्याय मिलनी चाहिए वो न्याय मिल सके। 16 साल भले ही लगे पर वो लड़ाई हम लड़ते रहे। 16 साल बाद तहव्वुर राणा आ रहा है और जो परिवार वाले हैं वो यही कह रहे हैं कि उनको फांसी की सजा चाहिए उस शख्स के लिए, तभी उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन डेविड कोलमैन हेडली, क्योंकि जो हमारे दर्शक जानते हैं उनको संक्षिप्त में बता देती हूँ, ये आर्मी में पाक मेडिकल कोर में ये डॉक्टर था तहव्वुर राणा। ये इमिग्रेशन ऑफिस वहां से चलाता था पाकिस्तान के नाम पर, जिससे वो आतंकियों को जहां जहां प्लांट करना है करता था। डेविड कोलमैन हेडली नाम के उस शख्स को उसने मुंबई में एक ऑफिस खोला, वहां पर उसको एजेंट बनाया ताकि वो रेकी कर सके, और भारत में घूम घूम कर जब वो रेकी कर रहा था तब अनेकों बार उसकी बात तहव्वुर राणा से हुई। यानी अगर वो रेकी मुमकिन नहीं होता तो ये अटैक्स नहीं होते, और उस नजरिए से आप देखें तो तहव्वुर राणा सबसे बड़ा दोषी है, साजिश करता है। कब तक सजा मिलेगी सुधांशु जी? क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आप बोलते रहे 4 साल करते रहे। हमने तमाम केसेस में देखा है, जो एग्जाम्पल भी बने, निर्भया केस हो, कितने साल, 8 साल 10 साल लग गए। यहां पर भी कहीं वही ना हो जाए, ये लोगों का डर है। और अगर आप लोगों के सवाल है तो हाथ उठाइएगा। साजिश कितनी गहरी थी मैं इसका प्रमाण देता हूं। अभी शहीद तुकाराम ओमले की बात कही गई, आप लोगों को शायद न पता हो, ये जितने मारने वाले आए थे सब लाल रंग का कलावा बांध के आए थे। और उसके बाद कांग्रेस यहां बोल रही थी 2611 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। अगर तुकाराम ओमले जी ने अपना बलिदान देकर कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा होता तो क्या पता है साजिश कितनी गहरी थी। आप सोच सकते हैं इन लोगों की सरकार ने साबित कर दिया होता कि ये तो आरएसएस का किया धरा था, इसको हिंदू आतंकवाद के ऊपर चेप दिया होता। और मैं बताना चाहता हूं, डेविड कोलमैन हेडली की बात करते हैं। डेविड कोलमैन हेडली से जब इंट्रोगेशन हुआ, उसकी तीसरी वाइफ फौजिया ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट को लेकर कि ये सब कुछ हमने पैसा दिया था, मगर पाकिस्तान वालों ने, आईएसआई वालों ने उसको बर्बाद कर दिया चंद चीजों के लिए। और यूएन में आज भी यूएस की एजेंसीज आज भी समझौता एक्सप्रेस के लिए आईएसआई को ही मानती, पहले भारत सरकार ही मान रही थी। इन्होंने असीमानंद के बयान पे कह दिया हिंदू आतंकवाद। आप सोचिए कि ये साजिश कितनी गहरी थी। और ये तो बराक ओबामा कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, पाकिस्तान पे कार्रवाई होने से मुसलमानों के खिलाफ माहौल कैसे बन जाएगा, जरा मुझे ये बता दें। इसका मतलब भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से कौन जोड़ रहा है? हम तो नहीं जोड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर फौज कार्रवाई करती और ये बन जाता तो निश्चित रूप से यह समझ में आने की बात लगती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे अभय दुबे जी, हाँ एक पॉइंट और कहता हूं जो प्रियंका जी ने कहा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस बार हमारे से चुनाव लड़े हैं, बिल्कुल सही बात है, मगर तब वो सरकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है सरकार की तरफ से कानूनी दलील कोर्ट में देना। आरोपी को क्या खिलाया जा रहा है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानकारी का पार्ट ही नहीं होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे बोल रहा है भाई? ये कोई जेलर बोले समझ में आता है, उसको बिरयानी मिल रही थी नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कैसे काम? ये तो सरकार का वकील है भाई। इसीलिए लगता है कि सरकार के वकील को लगा होगा कि सरकार की तरफ से कुछ कहा गया होगा, इसलिए कहने की बात आई होगी। और वैसे तो मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, अभी अभय दुबे जी बहुत बोल रहे थे, तो मैंने तो, इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक कितनी बार हुई, तो हमने भी नहीं कहा। आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने अनाउंस किया था। इसका मतलब आपने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को रोक दिया था अनाउंस करने से? तो आज जवाब दीजिए, अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था तो क्यों रोका था? उसका हमको जवाब चाहिए। और 100 बातों की बात, 2014 से पहले सीमा पे फायरिंग की बहुत घटनाएं होती थी पाकिस्तान कर, अब सुनाई पड़ती है कहीं? नहीं सुनाई पड़ती ना। क्यों? इनकी सरकार की तरफ से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था कि उधर से जब फायरिंग होगी तो वो लोग क्या मजाक उड़ाते थे, अरे हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और यहां से था फायरिंग हो तो व्हाइट फ्लैग दिखाना है। हमारी सरकार बनी, बीएसएफ कंट्रोल करती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। वहां से आया रिस्पांस कि साहब फायरिंग हो रही है, तो कहा साहब हमें तो स्टैंडिंग ऑर्डर ये है कि व्हाइट फ्लैग दिखाना है। तो यहां होम मिनिस्ट्री से जवाब गया, अब ये मोदी की सरकार है, व्हाइट फ्लैग नहीं दिखाना है, अगर फायरिंग हो रही है तो 4 गुना फायरिंग करके दिखाना है। और उसके बाद आपने देखा है कि उन चीजों के जवाब। और लास्ट में एक और बात मैं करके दिखाऊं, ये क्या बात करेंगे? अरे इन्होंने यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाया, जिसके ऊपर 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स के मर्डर का आरोप था। और मसूद अजहर की बात भूल गए जनाब। मई 2019 में हमने मसूद अजहर को चीन के न चाहते हुए भी आतंकवादी घोषित करवा लिया। कहां पुरानी कहानी के जमाने में पड़े हुए, 1999 नहीं 2019 की बात करें। अंजना जी, सफेद झंडे की बात कर रहे हैं, अभी तो विदेश मंत्री बिरयानी खाकर आए पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान के प्रमुख की मेहमान नवाजी देखी उन्होंने।
आईएसआई अभी देखो, अभी सुनो आप मेरी बात। अभी कह रहे थे कि आईएसआई दोषी। भैया आईएसआई को पठानकोट में कब बुलाया था बताइए ना? 2016 में। अगर उस समय आईएसआई आतंकवाद की घटना के लिए जिम्मेदार थी तो 2016 में पठानकोट के हमले के बाद इन्होंने बुलाया। मैं पूछना चाहता हूं साहब, हेमंत करकरे जो इस देश के शहीद हैं, जिन्होंने हर संभव कोशिश की उस आतंकवादी घटना को रोकने की, क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने? उन्होंने कहा मेरे श्राप से मरा है वो। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद वो हमारे शहीद के लिए कहता है कि उसके श्राप के कारण मृत्यु हुई। मतलब आतंकवाद की घटना। तहव्वुर राणा को क्यों नहीं ला पा रहे थे सर? एक सिंपल सवाल है। दो राणा पर जवाब देना चाहता हूं। अंजना जी, कोपनहेगन के एक मामले में अमेरिका की अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई थी। जब भी हम एक्सट्रेडिशन की बात करेंगे तो उसकी सजा, क्योंकि वो अमेरिका के एक हमले जो नाकाम हमला था उसके लिए दोषी पाया गया, उसकी जेल की सजा वो 2011 में हुई थी। 14 साल की जेल की सजा थी। बीच में 1-2 साल जब इनकी सरकार आई तो उसको स्वास्थ्य के कारणों से जेल से छोड़ा गया, लेकिन इन्होंने एक्सट्रेडिशन नहीं कराया। ये तो कानून है किसी भी देश का। हमारी जो संधि है उनसे MLAT की, उसके बिल्कुल सच बात है। ये मैं दस्तावेजी प्रमाण के साथ कह रहा हूं आपको। दूसरी बड़ी बात अंजना जी ये कहना चाहता हूं कि मैंने जितनी बातें कही है ये रिकॉर्ड पर है सेना के। जो सर्जिकल स्ट्राइक कह लो या जो हमने पाकिस्तान में जाकर के अंजाम दिया, सेना को कभी सेना के हाथ नहीं बांधे गए। ये झूठ बात है कि सेना के हाथ बांधे बताया क्यों नहीं? छिपाते क्यों नहीं अंजना जी, ये देश बिल्कुल नहीं, ये देश की नीतियां हैं, हमारे देश की नीति रही है हमेशा से। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ, इससे भी प्रधानमंत्री ने कहा कि उन शहीदों के नाम पर एक वोट दे देना, ये हमारे किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। मैं बस यहाँ पर एक चीज कहना चाहती हूँ। अभी उन्होंने कहा हम क्या सफेद झंडी नहीं दिखाते हैं। अब आप सब यहाँ पे जानते होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार स्वेरिंग इन हुई थी, उन्होंने सबसे पहला न्योता किसको दिया था? किसको दिया था, कोई बता सकता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिया था। उनके साथ में उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी जो हुई थी। फिर देश के पहले प्रधानमंत्री बने जो बगैर न्योते के सडनली पाकिस्तान में लैंड करते हैं। किस रीजन से लैंड करते हैं? वो लैंड करते हैं वहां। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया है। 26/11 का मुख्य साजिशकर्ता भारत पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है जो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग हो गई है भारी सुरक्षा के बीच। चूंकि ये हाई सिक्योरिटी का मामला है, एक ऐसे साजिशकर्ता को भारत लाया गया है प्रत्यर्पण करके अमेरिका से, तो पूरी तैयारी की गई है। चप्पे चप्पे पर जिस तरह की निगरानी और जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं वो अभूतपूर्व हैं। और हम आपको तस्वीरें भी कुछ देर में दिखाएंगे। भारत लाया गया है आतंकी 26/11 का मुख्य साजिशकर्ता, क्योंकि ये वही शख्स है पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर में जो डॉक्टर था। हेडली के बयान के मुताबिक ये ISI के संपर्क में था ये तहव्वुर राणा। ISI और LET के साथ मिलकर साजिश रची थी। न सिर्फ लश्कर तैयबा बल्कि ISI के साथ मिलकर मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा ही था। उसी ने तमाम सुविधाएं दी थी डेविड कोलमन हेडली को ताकि वो भारत आ सके, रेकी कर सके। यही नहीं, इमिग्रेशन का एक पूरा दफ्तर अपना खोल लिया मुंबई में और वहां पर एजेंट बना लिया था डेविड कोलमन हेडली को। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त हिमांशु पालम एयरपोर्ट पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हिमांशु, लैंडिंग हो गई है, क्या खबर आ रही है अंदर से? बस 1 से 2 मिनट पहले अभी लैंडिंग हुई है। जो जानकारी मिली है कि फ्लाइट जो था जो अभी लैंडिंग किया है और उसके पहले तमाम जो सिक्योरिटी के तमाम जो जुड़े लोग हैं, जो NIA के ऑफिशियल हैं, वो पहले ही यहां पर पहुंच गए थे, जो जानकारी आ रही थी। और उसके बाद अब 2 मिनट पहले ये फ्लाइट जब यहां पर लैंड की है तो हलचल और बढ़ गई है और जो गेट खुले हुए थे वो बंद कर दिए गए। आप देखिए सिर्फ थोड़ा सा जो हिस्सा है वो यहाँ पर गेट का खुला है और गेट यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और पहले ही इस इलाके में पुलिस की तैनाती, अंजना, सुबह से ही हम देख रहे थे कि यहाँ पर पुलिस की तैनाती है। और जो हमारे पास जानकारी है कि यहाँ पर जो 3rd बटालियन के हैं पुलिस के अफसर, तकरीबन 15 जो जिनके पास अत्याधुनिक हथियार है, वो भी एस्कॉर्ट में रहेंगे। और वो गाड़ी जो पूरी तरीके से सेफ गाड़ी है, जिसपे ग्रेनेड का भी अटैक का असर नहीं होता, वो गाड़ी यहाँ पर सुबह ही ला करके टेक्निकल एरिया में खड़ी कर दी गई थी। तो यहाँ पर हम बताएं पूरी तैयारी हो चुकी थी, NIA की टीम मौजूद है। जैसे ही एयरक्राफ्ट से बाहर आएगा तहव्वुर राणा, उसको तुरंत यहाँ पर सबसे पहले
कस्टडी में लेगी एनआईए और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो पूरा लीगल प्रोसीजर है अरेस्टिंग का वो यहां पर किया जाएगा। और फिर चूंकि मेडिकल भी होना जरूरी है इसलिए मेडिकल की टीम भी पहले से तैयार है और तहव्वुर राणा का मेडिकल कराया जाएगा और फिर उसके बाद जो एजेंसियां तय करेंगी कि क्या उसे कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में पूरी तैयारी है। सुबह से वहां पर हैवी सिक्योरिटी है, फोर्स डिप्लॉय है, न सिर्फ पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की भी तैनाती पटियाला हाउस कोर्ट में की। वहां पर अभी भी पूरी तरीके से जो डिप्लॉयमेंट सुबह था अंजना उसी तरीके से अभी भी डिप्लॉयमेंट वहां पर बना हुआ है कोर्ट के आसपास और अंदर। और एनआईए के आसपास सामने की सड़क तो सुबह से ट्रैफिक के लिए बंद ही कर दी गई है। तो यहां से लेकर के टेक्निकल एयरपोर्ट से लेकर के एनआईए हेड ऑफिस तक का रास्ता और उसके आगे कोर्ट तक का पूरा रास्ता पुलिस ने पहले ही देख रखा है। और जब ये मूवमेंट होगा, जब यहां से उसका काफिला निकलेगा तो रास्ते को जो रोड होगा उसको बंद कर दिया जाएगा, उस रूट को बंद कर दिया जाएगा नॉर्मल ट्रैफिक के लिए। तो इस तरीके से पूरी तैयारी न सिर्फ यहां बल्कि यहां से लेकर आगे की गई है। हालांकि ये कॉल एजेंसियों की होगी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा या फिर कोई दूसरा तरीका लिया जाएगा। सिक्योरिटी और दूसरे कंसर्न को देखते हुए जो एजेंसियां हैं वो लास्ट मोमेंट पे ये डिसीजन लेंगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी ब्रेकिंग सामने आ गई है कि यहां पर तहव्वुर राणा अब पहुंच चुका है, उसका एयरक्राफ्ट पहुंच चुका है, साथ में जो अधिकारी थे वो यहां पहुंच गए। पहले से अधिकारी यहां मौजूद थे ही और सिक्योरिटी से जुड़े भी अधिकारी पहले से टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच गए थे। जी अंजना, 16 साल का इंतजार जिसके बाद यहां पर तहव्वुर राणा भारत लाया गया है, अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद लाया गया है। लेकिन हिमांशु, सबसे ज्यादा अगर इंसाफ और खुशी इस वक्त एक एहसास के तौर पर महसूस किया जाए तो वो उन परिवार वालों को होगा जो शहीदों के परिवार वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया है। जल्दी से जितेन के पास चलते हैं। जितेन, आपके पास क्या खबर है? देखिए अंजना, जो फ्लाइट है वो लैंड कर चुकी है। जो अधिकारी हैं वो अब बाहर निकलेंगे और उसके बाद एक ये कहा जा रहा है कि ऑफिशियल जो है वो अरेस्ट दिखाया जाएगा और उसके बाद उसको सीधे एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। मैं इस वक्त वहीं पर मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की टीमें सुबह से ही यहाँ पर लगी हुई हैं, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। और जो ये गेट सामने दिखाई पड़ रहा है ये एनआईए हेडक्वार्टर का गेट है और सामने आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हलचल इस वक्त तेज हो गई है। जैसे ही जो स्पेशल एयरक्राफ्ट लैंड हुआ है उसके बाद यहाँ पर हलचलें तेज हो गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जैसे ही यहाँ पर लाया जाएगा ये बताया जा रहा है कि एक मेडिकल कराया जाएगा। यहाँ पहले से ही जो डॉक्टर्स की टीम है वो तैनात है एनआईए हेडक्वार्टर में और इसके जरिए एक मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। इस तरीके की जानकारी यहाँ से मिल रही है। दूसरी वही कोर्ट में भी इस वक्त हलचल दिखाई पड़ रही है। वहां पर भी जो है यहाँ से कुछ टीम जो एनआईए की है, कुछ अधिकारी जो है वो कोर्ट इस वक्त पहुंचे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही 3 अधिकारियों की एक टीम भी बनाई गई है जिसमें आईजी स्तर के अधिकारी हैं, डीआईजी एक हैं और एक एसपी, जिनको की इस टीम में शामिल किया गया है। और वही लोग तहव्वुर राणा को जब रिमांड पर लेंगे तो उसके बाद पूछताछ करेंगे, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो यहाँ इस वक्त जो पूरा ये रास्ता जाता है लोधी रोड से रास्ता आता है अंजना, और ये पूरे रास्ते को सुबह से ही ब्लॉक किया गया है। और इसके साथ ही जो आगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का एक मेट्रो स्टेशन का गेट है, 2 नंबर गेट, उसको भी बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके की तैयारी यहाँ पर पूरी की गई है, चाक चौबंद तैयारी है। किसी भी वक्त यहाँ पर लाया जा सकता है। जैसे ही लैंड हुआ है उसके बाद वहां से जो पूरा काफिला है वो निकलेगा यहाँ एनआईए हेडक्वार्टर। बिल्कुल। और अरविंद, आज दर्द किस किस के सीने में हो रहा होगा, उसमें पड़ोसी मुल्क की गिनती आती है और इसीलिए इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा एक हाई सिक्योरिटी थ्रेट वाला अपराधी या फिर आरोपी कह लीजिए, जिसके बारे में भारत के पास पुख्ता सबूत है कि इसने कैसे साजिश रची डेविड कोलमन हेडली को भारत लाने के लिए, मुंबई पहुंचाने के लिए रेकी कराया और कैसे लश्कर तैयबा और आईएसआई के साथ सब कुछ अंजाम देता रहा। एनआईए और वहां पर किस तरह की तैयारी इंतजार इस वक्त है?
देखिए अंजना, जो आपने कहा कि पुख्ता सबूत थे और ये पुख्ता सबूत अमेरिका की अदालत में रखे गए। और आपको बताऊं, जब अपील खारिज की गई थी तो अमेरिका की अदालत ने कहा, ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि भारत ने जो दस्तावेज दिए, जो सबूत दिए, वो पूरी तरह से सही हैं और जिसके बाद ये एक्स्ट्राडिशन हो रहा है। और बड़ी खबर यही है कि जो भारत का दुश्मन है, जो मोस्ट वांटेड था, वो तहव्वुर राणा अब भारत की सरजमी पर कदम रख चुका है। एनआईए की जो टीम है, जो स्पेशल फ्लाइट है, वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। एनआईए के दफ्तर की अगर बात करें तो अमूमन यहां पर सन्नाटा पसरा होता है, लेकिन अगर यहां पर आप देखिए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो आपको यहां पर मौजूद दिखाई देंगे, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान वो दिखाई देंगे। अगर मैं पालम एयरपोर्ट की बात करूं, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी है कि जो एनआईए की टीम है उसको उस कॉन्वॉय को पूरा एस्कॉर्ट करेगी दिल्ली पुलिस की टीम। और जो दिल्ली पुलिस की टीम अंदर मौजूद है, सभी के मोबाइल फोन बंद करवा दिए गए हैं। इसके पहले एक सर्कुलर भी एयरपोर्ट पर जारी किया गया, जिसमें सभी दिल्ली पुलिस के जवानों को यह बताया गया कि एक हाई प्रोफाइल शख्स एयरपोर्ट पर आ रहा है, इसलिए सभी को सतर्क रहना है। इस वजह से एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा और एनआईए के दफ्तर के बाहर किस तरह की सुरक्षा है वो तो हम आपको दिखा रहे हो। जरा आप ये देखिए, सामने ये एनआईए का मेन एंट्री गेट है, यहीं से अंदर लेकर जाएगी एनआईए की टीम, जो हमें जानकारी मिली है। उसके बाद या तो फिर मजिस्ट्रेट को लाया जाएगा या मजिस्ट्रेट के घर, या फिर वर्चुअल उसकी पेशी कराई जाएगी। अभी तो फॉर्मली अरेस्ट भी किया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी भी एनआईए कुछ देर बाद करेगी। और जिसकी प्रेस रिलीज भी आज तक को एनआईए के सीनियर अधिकारी ने बताया, उसकी प्रेस रिलीज भी जारी करेगी एनआईए की टीम। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि एक लंबी कानूनी लड़ाई भारत ने अमेरिका की अदालत में लड़ी और उसी कानूनी दांवपेच का सहारा तहव्वुर राणा ने भी लिया। तहव्वुर राणा किसी भी कीमत पर भारत नहीं आना चाहता था, इसलिए एक के बाद एक निचली अदालत, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगहों पर वो गया, अलग अलग दलीलें दी, लेकिन भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। और देखिए, दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो अब यहाँ पर आपको राउंड लगाती हुई दिखाई देंगी। कुछ देर बाद जो ये इलाका है जहां मौजूद है, इसको भी सैनिटाइज किया जाएगा। तस्वीरें आप दिखाते रहिए। अरविंद, ये लोधी रोड से आने वाला ये पूरा रास्ता जहां से एनआईए का दफ्तर है, क्या उसको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है? आम जनता के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है? बिल्कुल यहाँ देखिए, आप जानते होंगे, अगर ये तस्वीर में हम साथ दिखाते रहे, ये जो लोधी रोड का इलाका है, यहाँ अमूमन ऑफिसेज होते हैं, बीएसएफ के ऑफिस से तमाम दफ्तर हैं, लेकिन यहाँ काफी चहल पहल रहती है। लेकिन यहाँ फिलहाल आम लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि अगर आप ये देखिए, तस्वीर देखिए एनआईए के दफ्तर के सामने, और ये जो पूरा रोड है, ये रोड अमूमन आम लोगों के लिए खुला होता है, लेकिन दोनों तरफ बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है। आम लोगों के लिए सड़क आज बंद है और खास तौर से सबकी नजर, जरा एक बार तस्वीर दिखाइए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का ये जो दफ्तर है यहीं पर है। और एनआईए ने और भारत के तमाम इंटेलिजेंस ऑफिसर ने अमेरिका में लगातार जो एविडेंस थे, जो सबूत थे 2008 के मुंबई अटैक के, उसके अलावा तहव्वुर राणा को लेकर जो सबूत थे, जिसमें 300 से ज्यादा कॉल उसने डेविड कोलमैन हेडली को किया था, ईमेल किया था, वो तमाम एविडेंस रखे। और देखिए, जो आपने पूछा आम लोगों के लिए, तो देखिए सामने की तरफ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का मेट्रो स्टेशन है, ये गेट तक बंद कर दिया गया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संवेदनशीलता बरत रही है एजेंसीज, और सिक्योरिटी जो थ्रेट है उसको असिस्ट भी किया जा रहा है। जो टॉप एजेंसीज के सूत्रों ने हमें बताया कि कुछ देर पहले जब वहां पर फ्लाइट लैंड, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अरविंद, आपको एक सेकंड रोक रही हूँ, चलेंगे हिमांशु के पास भी। दिल्ली में एनआईए मुख्यालय पर भी हलचल बढ़ गई है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। हाई सिक्योरिटी थ्रेट वाला ये एक ऐसा साजिश करता आरोपी है 26/11 का, जो आखिरकार भारत की धरती पर वापस आकर उससे हिसाब किताब लिया जाएगा। वो न सिर्फ अपने बारे में, बल्कि लश्कर तैयबा से लेकर आईएसआई और किस तरह से पाकिस्तान की धरती पर ये पूरी साजिश रची गई। आप देखिए ना, ये आर्म्ड मेडिकल कोर में वहां पर डॉक्टर था, वहां से इसे पाकिस्तान पहुंचा देता है कनाडा। 1997 में तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान से जाता है कनाडा, वहां पर इमिग्रेशन ऑफिस का एक पूरा काम करता है। लेकिन दरअसल ये सिर्फ आईएसआई और लश्कर तैयबा का एक ऐसा स्लीपर सेल चलाता है जिसके जरिए ये कहां पर आतंक, दहशत फैलानी है, उसकी रेकी कराने के लिए रास्ता बनाता था। और सोचिए, ये डेविड कोलमैन हेडली को भी सिर्फ इसी वजह से एक इमिग्रेशन ऑफिस खोलकर मुंबई में
वहां पर एजेंट बनाता है ताकि जब वो रेकी करे तो लोगों को शक ना हो, क्योंकि अचानक अगर कोई आएगा तो उस पर शक होगा। यहां तक कि डेविड कोलमैन हेडली ने सैयद गिलानी से अपना नाम भी बदला। उसने एक इस्लामिक नेम से बदलकर एक ऐसा नाम रखा जिससे लोगों को शक ना हो। तो इस हद तक साजिश इन लोगों ने रची थी और अब इंसाफ की घड़ी है। आशुतोष मिश्रा, पूरे देश में सबसे ज्यादा ठंडक इस बात को लेकर लोगों के मन में होगी कि आखिरकार जो 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 26/11 की घटना थी, न सिर्फ उसका इंसाफ मिलेगा बल्कि साजिशकर्ता के तौर पर ट्रायल के दौरान तिहाड़ जेल में अब रहेगा ये राणा, जो वहां पर कोर्ट में बार बार कई दलीलें दे रहा था। यहां तक कि भारत की जेलों की क्या स्थिति है ये सब कुछ बताई जा रही थी उसको किसी तरह से बचाने के लिए, लेकिन कुछ काम ना आया। और वो इसलिए क्योंकि भारत का केस बेहद मजबूत था। 2008 के हमलों के बाद ही जब अमेरिका को ये सबूत दिए गए थे कि डेविड कोलमैन हेडली से लेकर के जब कोपेनहेगन ब्लास्ट के मामले में लश्कर-ए-तोयबा के लोग पकड़े गए और तब उस समय जब इसकी गिरफ्तारी होती है तहव्वुर राणा की, तभी से भारत ने ये सबूत उसको सौंपे कि इसकी भूमिका क्या है। और उसके बाद भले 16 साल का इंतजार हो, ये दरअसल 2 पक्षों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, भारत ये दिखाएगा कि देखिए हमारी कूटनीतिक ताकत है, हम अपने उस आतंकवादी को यहां लाए हैं और यहां उसका ट्रायल होगा। यहां लाने के 2 मकसद, एक संदेश देना कि यहां ट्रायल होगा, उसे वकील भी मुहैया कराया जाएगा और उसके ट्रायल के बाद उसे कोशिश करेगी एनआईए कि अपने सबूतों के आधार पर, क्योंकि कसाब को जब कन्विक्शन हुआ था उस चार्जशीट में इसका नाम है और उसमें इसके बयान, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी ये सब काम आएगी ताकि इसी तिहाड़ जेल में उसे रहना पड़ेगा आजीवन, अपनी आखिरी सांस तक, जब तक एनआईए की अदालत ये फैसला नहीं दे देती कि उसे आजीवन कारावास होना है या फांसी की सजा। जाहिर है इसमें प्रत्यर्पण की कई सारी जो शर्तें होंगी उनकी बातें भी सामने आएंगी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात खुफिया एजेंसियों के लिए, क्योंकि इसका रोल वहां पर किसके साथ क्या था, ये पहली बार इस तरह मौका होगा जब वो आपके कंट्रोल में होगा, आपके रिमांड रूम में होगा और अपनी शर्तों पर जब हमारी एजेंसियां, चाहे वो रॉ हो, चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे फिर एनआईए हो या इवन मुंबई एटीएस अगर कुछ पूछताछ करना चाहेगी, और तब कई सारी जानकारियां कैसे प्लानिंग होती थी, प्लानिंग में मास्टरमाइंड कौन थे, ये सबको पता है। लेकिन क्या कहीं बीते इतिहास में कई ऐसे सुराग जो भविष्य की घटनाओं को रोक सकते हैं, ये खुफिया एजेंसियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भले 16 साल लग गए, अगर कसाब को हमने पकड़ा था, सजा दी है, तो अगर कोई भारत का गुनहगार किसी और देश में जाकर के छुपा है तो हम उसे पकड़ के लाएंगे, इसी जमीन पर उसका इंसाफ, इसी जमीन पर उसका हिसाब करेंगे। अंजना। संजय शर्मा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले तो पालम एयरपोर्ट से हमारे हिमांशु भी हैं। हिमांशु, अगर थोड़ी सी भी हरकत वहां पर कुछ होती है तो फौरन इशारा कीजिएगा, हम सीधा आपका रुख करेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट, वहां पर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि पेशी होनी है, मेडिकल सब कुछ होना है, पेशी के लिए क्या किया जा रहा है संजय? यहाँ की तैयारी की ये बात है कि जो कोर्ट स्टाफ से हमने बात की है उन्होंने ये इशारा कर दिया है कि सभी कोर्ट स्टाफ को यहाँ पर हाजिर होने को कहा गया है और धीरे धीरे स्टाफ आ भी रहा है। उसके पहले हम बात करें तो इस मामले से जुड़े जितने दस्तावेज हैं वो फरवरी में ही यहाँ मंगाए जा चुके हैं, मुंबई से यहाँ पर आ चुके हैं पटियाला हाउस कोर्ट में जहाँ एनआईए की अदालत है। यानी तैयारियाँ बहुत पहले से शुरू हो रही हैं, बस दूल्हे के आने का इंतज़ार था। सारी विधियाँ बस अब होने वाली हैं और जैसे तहव्वुर राणा यहाँ आया है इसके साथ यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जहाँ तक आशुतोष बता रहे थे, मैं ये बताऊँ कि जो प्रत्यर्पण संधि है भारत और अमेरिका के बीच, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ, उसका आर्टिकल 8 इस बात की स्पष्ट तस्दीक करता है कि अगर जिस स्टेट को, जिस भी देश को प्रत्यर्पण किया जा रहा हो किसी अपराधी का, तो अगर वहाँ पर उस अपराध के लिए अमेरिका अगर कर रहा, अमेरिका और भारत में अगर उस अपराध के लिए सजाए मौत है तब भी सजाए मौत नहीं दी जाएगी, और अगर सामने वाले देश में उस अपराध की सजा मौत है तो वो नहीं दी जाएगी। यानी किसी भी स्थिति में, दोनों देशों में हो या सामने वाले देश में हो, सजाए मौत नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे में ये स्पष्ट हो गया कि अगर हमें एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को बहुत अक्षरशः उसका पालन करना है तो ये देखना होगा। तो आशंका या संभावना कहीं इस बात की ज़्यादा रहती है कि तहव्वुर राणा अपनी आखिरी सांस तक यहीं रहेगा, और जहां तक बात है उसको पूछताछ के लिए ले जाने की, तो एनआईए के सूत्र और बाकी अदालत के कानून के जानकार भी ये कह रहे हैं कि 1-2 बार तो उसे बॉम्बे ले जाना ही पड़ सकता है, क्योंकि बात सिर्फ पूछताछ और जांच में शामिल होने के नहीं है। बात उसको एक बार वहां पर शायद एनआईए की टीम अपनी बातों को, अपने आरोपों को, अपने सबूतों को पुख्ता करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उसे मुंबई वहां पर उस जगह भी ले जाना चाहेगी जहां पर ये घटनाएं हुई थी।
और सिर्फ एक घटना नहीं, क्योंकि ये उनका जो एक्स्ट्राडिशन है वो एक्स्ट्राडिशन सिर्फ 26/11 के लिए तो है ही नहीं, ये तो टेरर फंडिंग के लिए है। इसमें और भी कई घटनाएं हैं टेरर फंडिंग की, जिसमें कि जिनके सबूतों के साथ इसका आमना सामना कराना पड़ेगा, तस्दीक करानी पड़ेगी और इनसे और जानकारी जुटानी पड़ेगी, जिसके लिए इसे ले जाना। हालांकि तहव्वुर राणा को कहीं भी लाना ले जाना इट्स अ टीडियस जॉब, ये बहुत मुश्किल चुनौती भरा काम है, सुरक्षा के लिहाज से भी और बाकी अन्य लिहाज से भी। तो ऐसे में मुश्किल तो होगी, जितनी मुश्किल अमेरिका से यहाँ लाने में हुई है उससे ज़्यादा मुश्किल भारत में कई अन्य शहरों में इसको घुमाने में होगी। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर टेक्नोलॉजी के इस युग में किस तरह से इसको कम घुमाए हुए और ज्यादा से ज्यादा सबूत कैसे पुख्ता किए जा सकते हैं, जुटाए जा सकते हैं, ये बड़ी चुनौती होगी। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के इस युग में एनआईए और बाकी अन्य एजेंसियां इससे पार पाएंगी। ठीक है जितेन, देखिए जितने भी परिवार वाले लोग हैं उन शहीदों के, जिन्होंने अपने सीने पे गोली खाई और मुंबईकरों को बचाया, और अब तुकाराम ओमले को ही देख लीजिए, शहीद तुकाराम ओमले जी, जिन्होंने बंदूक पकड़ ली अपने हाथ से और तब तक नहीं छोटा, न जाने कितनी गोलियां सीने पे पेट में खाई, सिर्फ इसलिए कि ओवर पार पहले अजमल कसाब को किया जाए, उसके बाद ही वहां से हटेंगे। अब वो सब कह रहे हैं कि भाई हमें तो हर हाल में फांसी की सजा चाहिए। अब ये जो प्रत्यर्पण की बिंदु हैं, अब ये सवाल लोगों के मन में उठेगा कि अमेरिका जैसा मुल्क तो पाकिस्तान की संप्रभुता को भेदता हुआ जाकर वहां पर ओसामा बिन लादेन को मारता है, स्ट्राइक करता है सर्जिकल, लेकिन जब भारत अपने इंसाफ की बात करता है तो फिर ये क्या होगा। लेकिन इसको लेकर क्या एमएचए में या कोई भी ऐसी चर्चा बातचीत आपके कानों तक पहुंची है? कुछ आपके सूत्र कह रहे हैं। देखिए अंजना, इसके ट्रायल को लेकर के पिछले कुछ दिनों से बड़ी तैयारी चल रही थी। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से एनआईए की तरफ से एक रिक्वेस्ट किया गया था केंद्रीय गृह मंत्रालय को, और उसके बाद ये कहा गया था कि जो पूरा ट्रायल की जो व्यवस्था है वो मुंबई से दिल्ली इसका ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इसके लिए बाकायदे केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास जो डॉक्यूमेंट एनआईए की तरफ से दिए गए, उसके बाद इसको कानून मंत्रालय के पास केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सैंक्शन करने के लिए भेजा, और कल ही 4:30 बजे के आसपास कानून मंत्रालय ने पूरी तरीके से इसको सैंक्शन कर दिया और दिल्ली के कोर्ट में इसका ट्रायल किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे की एक प्रक्रिया पूरी अपनाई गई और ये कोशिश किया गया कि जो गृह मंत्रालय का सीटीसीआर डिवीजन है, जिसके अंडर में एनआईए आता है, उसको पूरे निर्देश दिए गए हैं कि इसके तमाम जो दस्तावेज हैं उसको पूरी तरीके से इकट्ठा किया जाए और उसके बाद कोर्ट में इसके ऊपर जो ट्रायल चलाया जाए वो अलग तरीके से होगा। और इसके लिए अधिकारी भी, जो प्रोसिक्यूशन अधिकारी हैं, उसकी भी नियुक्ति कर दी गई है और उसका बाकायदे नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। तो एक बड़ी तैयारी सरकार की भी तरफ से की जा रही है। और अगर देखा जाए तो कल खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह भी कहा गया कि एक ये बहुत बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत है और इसको लेकर के लगातार जो है वो एजेंसियां बढ़ रही हैं। आज जब उसको भारत लाया गया है तो जो भी परिवार जिनके लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों को बड़ी खुशी होगी इस बात को लेकर के, क्योंकि तहव्वुर राणा एक ऐसा व्यक्ति था जो डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिल करके भारत में आकर के उसने किस तरीके से पूरी साजिश रची और जो भी लश्कर तैयबा के आतंकी थे उनको भारत लाने में उसने मदद किया। इसके साथ ही उसकी बाकायदे वहां पर जो ट्रेनिंग पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों की हुई, उसकी भी जानकारी इसके पास थी। तो ये तमाम चीजें पूछताछ में खुलासा होगा और भारतीय एजेंसियों के पास एक ये बड़ा मौका है कि पाकिस्तान को इसके जरिए बड़े स्तर पर बेनकाब किया। जल्दी से एक बार चलते हैं अरविंद के पास। अरविंद, आपके पास एनआईए की प्रेस रिलीज है, जल्दी से बताइए क्या है पूरी जानकारी। इसके बाद में आ रही हूं हिमांशु। देखिए सीधे जी बिल्कुल, देखिए एनआईए ने बाकायदा ऑफिशियली तौर पर अब ये बता दिया है कि जो तहव्वुर राणा है, जो अमेरिका की न्यायिक अभिरक्षा में था, न्यायिक हिरासत में था, उसे भारत लाया जा चुका है। उसके अलावा पूरी जानकारी एनआईए ने औपचारिक तौर पर दे दी है। यानी जो सूत्रों के हवाले से आज तक सबसे पहले ये बता रहा था कि जो स्पेशल प्लेन है जो अमेरिका से आ रहा है भारत, जिसमें तहव्वुर राणा भारत का दुश्मन नंबर 1 वो आ रहा है, लाया जा रहा है और साथ में एनआईए के अधिकारी हैं, वो फ्लाइट लैंड होगी। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर एनआईए ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है अब से कुछ देर पहले और उसमें ये बताया है कि जो तहव्वुर राणा है वो
पूरी तरह से सफलतापूर्वक उसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया है, उसको भारत लाया जा चुका है। और साथ ही साथ एनआईए ने जो पूरी जानकारी है वो मुहैया करवाई है, अपने इस प्रेस रिलीज में बताया है कि किस तरह से जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसका पालन किया गया, किस तरीके से पूरी जो राणा के खिलाफ एविडेंस थे वो अमेरिका की अदालत में रखे गए, जिसको अमेरिका ने माना कि भारत के खिलाफ एविडेंस है। भारत अगर कह रहा है कि तहव्वुर राणा को अमेरिका को भारत सौंप देना चाहिए तो उसको लेकर भारत के पास तमाम एविडेंस है। तो इसी आधार पर और सीधे सीधे अगर बात की जाए, ये देख लीजिए 2008 के बाद ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का गठन हुआ था और कहीं ना कहीं एनआईए की एक बहुत बड़ी जीत है, इस एजेंसी की जीत है। साथ ही साथ कूटनीतिक तौर पर भी ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही थी। और अंजना, आपको मालूम होगा कि अमेरिका वो देश है जहां से किसी को भी किसी भी कंट्री में लेकर जाना, एक्स्ट्राडाइट कराना बहुत आसान नहीं होता है। तो एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, एविडेंस दिए गए, एक के बाद एक कई एविडेंस दिए गए और अमेरिका की अदालत ने हर बार माना कि भारत जो दस्तावेज दे रहा है, भारत जो एविडेंस दे रहा है तहव्वुर राणा के खिलाफ, वो वाकई उसमें दम है। और जिसके बाद कानूनी लड़ाई तहव्वुर राणा हारा, भारत जीता। और उसके बाद जब कुछ देर पहले ही लैंड हुआ जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर, उसके साथ ही एक लंबी लड़ाई भारत ने जीती। बिल्कुल। और अरविंद, ये वाकई आज पूरे देश को एक तरह से समझ में आ रहा होगा कि एनआईए का गठन ही हुआ था 26/11 के बाद, क्योंकि ये माना गया कि हम एक सॉफ्ट पावर के तौर पर है, हमारे पास कोई ऐसा सिक्योरिटी एजेंसी है ही नहीं जो पूरे मामले में आतंकी हमलों की जांच कर सके, जो उसको तथ्य तक, और जो बाकी पुलिस रहती है वो अपने काम में इतनी लगी रहती है कि आतंकी साजिशों का पर्दाफाश करना, आतंकी घटनाओं को निपटाना मुमकिन नहीं है। और तभी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का गठन हुआ और आज देखिए उसी दफ्तर में पहुंचना है तहव्वुर राणा को, जो मुख्य साजिश करता है 26/11 की आतंकी घटना का। हिमांशु, एयरपोर्ट से क्या अपडेट है? देखिए, जो कुछ भी अंदर चल रहा है, तहव्वुर राणा यही नहीं चाहता था, वो यहाँ नहीं आना चाहता था। इसके लिए उसने तमाम तरीके, तमाम पैतरे अमेरिका में अपनाए। उसने हर उस कोर्ट में जहां भी हो सकता था उसने एप्लीकेशंस लगवाई, टलवाने की कोशिश की। आखिरी तक वो अपने नए नए पैतरे आजमाता रहा, लेकिन आखिरकार एजेंसियों की जीत हुई, एनआईए की जीत हुई। और यहाँ पर अंदर अब तमाम जो अधिकारी मौजूद है, जो फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटी, क्योंकि इसे लाया गया है तो लाते ही सबसे पहले जो एनआईए की टीम यहां पर मौजूद थी, जो साथ आई थी, उसके अलावा एक एनआईए की टीम यहां पर एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद थी, तो उसने सबसे पहले तहव्वुर राणा को अपनी कस्टडी में लिया और उसके बाद अरेस्ट करने का एक फॉर्मल जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू किया गया। इस दौरान जो पूरा सिक्योरिटी इंचार्ज, जो सिक्योरिटी के लिए पूरा इंतजाम किया गया है, उस एरिया को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया। जहां पर फ्लाइट उतरा और फ्लाइट उतरने के बाद जिस जगह पर उसको ले जाया गया है, उस पूरे इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। तमाम एनआईए के अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं अंदर और जो पूरा प्रोसेस है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो की जा रही है। साथ ही साथ एक दूसरी टीम है, जो दूसरी टीम उसको यहां से आगे ले जाने, जब यहां से उसको लेके निकला जाएगा तो वो ये देखेगी कि किस गेट से किस, ये पूरा जो इलाका है बेहद सिक्योर इलाका है। तो ये अभी एजेंसियां चूंकि गोपनीय रखने की भी कोशिश की जा रही है सुरक्षा को मद्देनजर, तो ये अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि कौन से गेट से लेकर के एजेंसियां उसे निकलेंगी और उसके बाद उसे जिस रास्ते से ले जाया जाएगा वो रास्ता खाली होगा, उस रास्ते को खाली रखा जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ पालम एयरपोर्ट पर कागजी कार्रवाई इस वक्त चल रही है और कागजी कार्रवाई के बाद उसको आगे ले जाया जाएगा। बने रहिए आप हिमांशु हमारे साथ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही हलचल वहां पर होती है इशारा कीजिएगा, हम फौरन रुक करेंगे। मंजीत, सरकार के नजरिए से लेकिन देश के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 26/11 का मुख्य साजिशकर्ता वही शख्स जिसने पूरा ताना बाना बुना था इस आतंकी घटना का, जिसने बाकायदा इमिग्रेशन ऑफिस मुंबई में खोल दिया ताकि डेविड कोलमैन हेडली आकर वहां बार बार रेकी कर सके और आराम से लोगों की सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचकर जा सके, और फिर लश्कर तैयबा के ट्रेन किए हुए आतंकी भारत में आए और खूनी तांडव रचा, जिससे समंदर भी सिहर गया था मुंबई का। और पूरा देश, गृह मंत्री अमित शाह खुद निगरानी रख रहे हैं, खुद नजर रख रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं कि किस तरह से पूरी सुनवाई को अंजाम तक ले जाया जाए। किस तरह की हलचल इस वक्त?
अंजना, बिल्कुल सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए बड़ी बड़ी कामयाबी है और इसके अब तहव्वुर राणा के जरिए कोशिश होगी कि पाकिस्तान के पूरे आतंकी नेटवर्क को, जो कि मुंबई 26/11 से लेकर अब तक के आतंकी हमलों में शामिल रहा है, हाफिज सईद, सबको बेनकाब किया जाए। आज एक लंबे इंतजार के बाद शुरुआती जानकारी में सुबह आने की जानकारी थी, लेकिन अभी जो ताज़ा जानकारी है, RAW का जो VIP गल्फ स्ट्रीम एयरक्राफ्ट है उसके जरिए लाया गया। लॉस एंजलिस से सीधी फ्लाइट नहीं थी दिल्ली के लिए, इसीलिए क्योंकि फ्यूल के लिए हॉल्ट किया गया जहाज, और गल्फ स्ट्रीम जो कि एक VIP एयरक्राफ्ट है RAW का, उसके जरिए अभी थोड़ी देर पहले, कुछ ही चंद मिनट पहले ये जहाज टेक्निकल एरिया में उतरा है। और इस तरह से एक बड़ी कामयाबी भारत के लिए, भारत की पूरी खुफिया एजेंसियों के लिए। NIA ने भी एक प्रेस रिलीज जारी करके सिलसिलेवार तरीके से बताया किस तरह से कि अमेरिकी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लड़ा गया, और उसके बाद अब आज वो NIA की और सुरक्षा एजेंसी की कस्टडी में है। और अब सबसे खास बात, NIA की पूरी कोशिश होगी कि उन तमाम सबूत जो उसके पास, चाहे वीडियो एविडेंस हो, डेविड हेडली और उसके बीच में जो ईमेल के जरिए, फोन कॉल के जरिए जो बातचीत है, उनके जरिए पूरी तरह से उसको एक्सपोज किया पटियाला हाउस कोर्ट में तस्वीरें आ रही है संजय। पटियाला हाउस कोर्ट में हलचल बढ़ी है और पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हलचल बड़ी है, लेकिन पुलिसकर्मी तो इसलिए दिखाई दे, अभी ड्यूटी चेंज का टाइम है तो नाइट ड्यूटी के लोग आ रहे हैं, तो बीच में कुछ कुछ घंटों पर ये हलचल बढ़ती हुई दिखती है। तो हमें भी शुरू में लगा था कि ये क्या हो रहा है, अभी कुछ हो रहा है। तब पुलिस के अधिकारियों ने हमें बताया कि बीच बीच में गार्ड चेंज होती रहती है, इसलिए लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन हाँ, ये सच है कि कोर्ट स्टाफ को सन्नद्ध कर दिया गया है, उनको ये बता दिया गया है कि आप यहाँ पर कोर्ट में हाजिर हों। तो ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि NIA हेडक्वार्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू तहव्वुर राणा को यहाँ पेश किया जाए, लेकिन यहाँ जज साहिबान यहाँ पर अपने कोर्ट रूम में बैठकर ही इस मामले की सुनवाई करेंगे। और ये भी मुमकिन है कि इस मामले में एक देर ये हो सकती है कि एक पेंच है कि तहव्वुर राणा के वकील अभी तक तय नहीं है, तो एक सरकारी वकील उनको भी दिया जाएगा ताकि उनके बचाव के लिए कर सके। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके वकील साहब जो दिए जाते हैं वो फाइलें कितनी जल्दी पढ़कर उनके बचाव में दलीलें देते हैं या, लेकिन ये तो तय है कि आज ये तय हो जाएगा कि तहव्वुर राणा को कितने दिनों की पुलिस कस्टडी मिलेगी, NIA की कस्टडी में वो कितने दिन रहेंगे, और NIA उसमें ये भी बताएगा कि उन्हें 15 दिन या 10 दिन की कस्टडी क्यों चाहिए, उसमें कौन कौन से टास्क पूरे करने हैं, वो सारी सूची भी बताएंगे। तो वो ये बताएंगे इतने दिनों में हम ये करने वाले हैं। अदालत फिर उस पर कम से कम समय में अधिक से अधिक काम कैसे हो, उसकी टेक्निक के मुताबिक अगर वो 15 दिन की हिरासत मांगता है NIA, तो उनको 10 दिन की, 7 दिन की ऐसे मिलेगी। तो ये देखना मुझे भी बहुत उत्सुकता है कि कितने दिनों की NIA मांगती है और कितने दिनों का अदालत उन्हें मंजूरी देता है। चलिए ठीक है, हमारे तमाम सहयोगी, 5 सहयोगी इस वक्त लाइव है, दिल्ली के चप्पे चप्पे से हमारे सहयोगी लाइव है, चाहे वो एयरपोर्ट है, पालम का टेक्निकल एयरपोर्ट जहां पर लैंड कर चुका है तहव्वुर राणा, और ये वकील पहुंचे हैं पटियाला हाउस कोर्ट, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो वकील मुहैया कराए गए हैं तहव्वुर राणा को भी, क्योंकि इस पर जल्दी से आप पूरी जानकारी दे दीजिए संजय, जल्दी से। इसमें सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार ने इस मामले में विशेष लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है नरेंद्र मान को, और सरकार की तरफ से एक सरकारी वकील, एक वकील तहव्वुर राणा को भी दिया जाएगा जो उनका बचाव करेगा। और इसके साथ ही जो उनकी एक टीम होगी, और दयान कृष्णन जो सीनियर एडवोकेट हैं, जो कई बड़े बड़े चर्चित मामलों में वकालत कर चुके हैं, वो इस पूरी टीम का अभियोजन पक्ष को लीड करने वाले हैं। बिल्कुल, तो दोनों वकील वहां पर पहुंच गए हैं जो पक्ष रखेंगे, क्योंकि भारत में जो कानून व्यवस्था है उसमें चाहे जितना भी आप किसी को देश का विरोधी माने, देश का अपराधी माने, 166 लोगों की हत्या का अपराधी माने, लेकिन सब कुछ न्यायिक प्रक्रिया के जरिए ही होता है और फैसला कोई सरकार नहीं सुनाती है, उसकी सजा का फैसला देश की अदालत ही सुनाएगी। तो अदालत में मामला चलेगा और ऐसे में जिरह दोनों तरफ से होती है। ऐसा अजमल कसाब के साथ भी हुआ था, उसके पास तो हाथ में तस्वीरें थी, वीडियो था कि उसके पास कैसे हथियार था। अब हम आपको बता देते हैं किस तरह से तहव्वुर राणा को लाया गया है, क्योंकि
वाकई अमेरिका से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण इतना आसान नहीं था। वहां पर भी तमाम कोर्ट्स के जरिए मामला सुनवाई हुई और वहां पर जाकर उसे दोषी करार दिया गया। भारत की तरफ से जो सबूत दिए गए, दोषी करार दिए जाने के बाद प्रत्यर्पण के लिए हामी भरी गई है। और अगर आप देखिए तो टेक ऑफ उसका हुआ है मायामी अमेरिका से, जो कि इस तरफ है अगर आप कोस्ट के नजरिए से देखें, और उसके बाद फ्लोरिडा के मायामी से टेक ऑफ करने के बाद जो बुखारेस्ट है वहां पर वो पहुंचा है, जो पहला डेस्टिनेशन था। वहां से बुधवार शाम 7 बजे स्थानीय टाइम के हिसाब से, और फिर 11 घंटे का ब्रेक। जगह बुखारेस्टी थी जहां पर उसको ब्रेक मिला, और फिर उसके बाद से आगे वो सीधा दिल्ली के लिए उड़ान भरता है बुखारेस्ट से, और फिर गुरुवार सुबह 6:15 बजे उड़ान भरने के बाद दिल्ली में लैंड करता है 6:22 पर। और जब आप इधर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर टाइम ऐड हो जाता है, और मुझे लगता है बुखारेस्ट से लगभग 4-5 घंटे का अंतर होगा समय में, तो 4-5 घंटे ऐड हो जाते हैं, और इसी वजह से 6:22 पर आज गुरुवार को वो पहुंच गया। ये पूरा उसका मैप हम लोग दिखा रहे हैं अरविंद। जी बिल्कुल, देखिए आज तक के पास, और ये भी बता दूं, ये सारी जो डिटेल है, ये डिटेल सिर्फ और सिर्फ आज तक के पास है, जिसमें ये जो पूरा ऑपरेशन है, बहुत सीक्रेट ऑपरेशन ये चलाया, जिसमें एनआईए की टीम और खुद जो गृह मंत्री अमित शाह थे वो बाकायदा इसको मॉनिटर कर रहे थे। एनआईए के डीजी वो मॉनिटर कर रहे थे, और जो दिल्ली में जब लैंडिंग होनी है, दिल्ली में लैंडिंग के बाद प्रॉपर सिक्योरिटी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो जितने भी टॉप अधिकारी हैं, चाहे एनआईए के डीजी जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, वो इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। दिल्ली लैंड होने वाला है, उसके बाद एनआईए दफ्तर तक आना, कोर्ट तक जाना, वो पूरी निगरानी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर देख रहे हैं। तो एक तरीके से कहें तो पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन अलग अलग एजेंसियों के बीच लगाया गया है। और ये जो पूरी जानकारी जिसमें हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से फ्लाइट उड़ी और 11 घंटे का ब्रेक। देखिए अंजना, ये जो फ्लाइट है वो सुबह ही आ जानी थी, तकरीबन 7 बजे से 8 बजे के बीच, लेकिन चूंकि एक लंबा सफर था, इस वजह से एक ब्रेक लिया गया, और ब्रेक लेने के बाद तब जो है आज शाम को जो जिस तरह से बताया सबसे पहले आज तक ने कि जो फ्लाइट है वो पालम टेक्निकल एरिया पर लैंड हुई है। अभी भी अंदर जो तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए के अधिकारी है वो मौजूद है। एक कुछ कागजी कार्रवाई हो रही है। कागजी कार्रवाई के बाद जो टीम है एनआईए की टीम वो तहव्वुर राणा को लेकर निकलेगी। अब ये देखना होगा कि क्या पहले जो एनआईए की टीम, जहां इस वक्त सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ मौजूद है, क्या सबसे पहले यहाँ लेकर आती है टीम या सीधे पटियाला कोर्ट लेकर जाती है टीम, क्योंकि वहां पर भी वकील पहुंच चुके हैं। तो चूंकि फ्लाइट में डिले हुआ, इस वजह से जल्दी में काम करना, और जाहिर सी बात है कोर्ट में पेश करके पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी एनआईए की टीम। ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी, और उसके बाद फिर उसे एनआईए के हेडक्वार्टर में लाया जाएगा, जहां उससे लंबी पूछताछ होगी। और यकीन जानिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। जो आतंकी है वो तो बेनकाब हो ही रहे हैं, और आए दिन आजकल पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर जो इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी उनको मार भी जा रहा है। हालांकि वो उनके घर की अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन तहव्वुर राणा जो पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर था, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के इशारे पर उसने कनाडा में बेस बनाया भारत में हमले करने के लिए, और विश्व के अलग अलग देशों में हमले करने के लिए जो बेस बनाया था कनाडा में, वो अब तहव्वुर राणा पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की पोल खोलेगा, जिसे भारत इंटरनेशनल मंच पर ले जाकर दिखाएगा, एक बार फिर से बेनकाब करेगा पाकिस्तान को, एक बार फिर से कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो आतंकियों को पालता पोसता और खास तौर से भारत में वो लगातार हमले करवाता है। तो फिलहाल तहव्वुर राणा पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद है, एनआईए के अंदर अधिकारी वो मौजूद है, और देखिए कितना सीक्रेट रखा गया है कि अंदर जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की टीम ही एक्सकॉर्ट करेगी, उनके मोबाइल फोन तक बंद करवा लिए गए। बिल्कुल, आप बने रहिए।